गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रेप्लिकेशन देख रहे थे डीएनए का, और डीएनए के रेप्लिकेशन में हम लोगों ने जो मैथ्यू एंड मिशेल्सन का जो एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट मीन्स कि जो डीएनए है किसी भी सेल का, उसका वन स्ट्रैंड जो है वह पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वह न्यू है, यानी एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा दूसरा न्यू होगा। तो किसी भी सेल में ये चीज है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं हमेशा वह सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड उसके पेरेंट का होता है और उसके जो एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड होगा दूसरा वाला वो न्यू स्ट्रैंड होगा, और तब दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। अब इसके आगे जो रेप्लिकेशन से आगे की जो बातें हैं वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना कि डीएनए रेप्लिकेशन में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी रिक्वायरमेंट, यानी रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, कॉम्प्लेक्स एंड वेरी फास्ट प्रोसेस। तो कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड वेरी फास्ट प्रोसेस। कैसे? देखो कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो 4.6 इंटू 10⁻7 बेस पेयर का है, और उतने बड़े बेस पेयर ऑफ डीएनए का सिर्फ 38 मिनट में, अप्रॉक्स 40 मिनट तक मैक्सिमम, यानी 38 मिनट में उसके सारे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनके तैयार, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर पर सेकेंड देखोगे तो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जो है वह एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का होता है। ओके, पर सेकेंड लगभग 2000 बेस पेयर का। तो इसीलिए कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड वेरी फास्ट प्रोसेस। एग्जांपल, बैक्टीरियल डीएनए इज 4.6 into 10⁻7 base pair. Bacterial DNA is 4.6 into 10⁻7 base pair. That complete process of replication in 38 minute, 38 minute, that is 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। देख लो कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है। 2000 बेस पेयर का एक सेकेंड में एडिशन हो गया, किसमें? बैक्टीरिया में। उसी तरह आप जानते हो कि जो ह्यूमन बींग्स का सेल है वह एवरी 24 आवर में डिवाइड करता है। ओके, जिसमें से हमारा जो सेल है वह लगभग 24 आवर में से 23 आवर इंटरफेज में। तो एस फेज में कितने देर तक रहता है वो? आपको G1, G2 और एस और एम फेज आया होगा, तो उसमें सबका ड्यूरेशन होगा लगभग 3 to 4 आवर जो है वो हमारा सेल एस फेज में होता है। ठीक है, कितने, हाउ मच टाइम? 3 to 4 आवर। तो उसी एस फेज में वो डीएनए से डीएनए बना लेता है। जबकि हमारा ह्यूमन बींग्स का कितना है? अगर ह्यूमन बींग्स का देखें हम लोग तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर लगभग कहते हैं फ्यू आवर में कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी कितना ज्यादा लंबा बेस पेयर का है। इतने बड़े बेस पेयर का इतने कुछ ही घंटों में, कुछ घंटे का मतलब 1 से सवा घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाता है किसी किसी सेल में। ओके, तो मैक्स टू मैक्स 2 to 3 आवर, और तब 1 घंटा लगता है सिर्फ एम फेज में। तो यहां तक कि ये जो बातें हैं उसको देख लिए हम लोग। अब देखो कहते हैं तो ये इतना फास्ट प्रोसेस है, तो इस कॉम्प्लेक्स और फास्ट प्रोसेस के लिए, पूरा होने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देंगे रिक्वायरमेंट फॉर
रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होने के लिए किस किस चीज के रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट में देखो कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होना है उसके लिए सबसे पहले तो जो जरूरत है वो हम लोग यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक में देख लेते हैं। तो जैसे इन यूकारियोटिक, ओके, या यूकारियोट्स, ओके, सबसे पहले डीएनए बनाने के लिए डीएनए का ही होना जरूरी होता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग डीएनए टेम्पलेट या रेप्लिकेशन फॉर्क। नहीं समझ में आ रहा? अभी कुछ नहीं, सब आगे समझ में आने वाला है, बस रिक्वायरमेंट अभी देखना है हम लोग को। तो इसको कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, ये कैसा होता है बेटा? तो ये वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो डबल हेलिकल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वह इस तरह के फॉर्क में होता है, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। और रेप्लिकेशन एक तरफ इधर की ओर बढ़ेगा तो दूसरे तरफ इधर से ऐसे बढ़ेगा। तो यही है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। तो वो सब अभी आगे जब प्रोसेस में हम लोग जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि क्या होता है रेप्लिकेशन फॉर्क। सेकंड में देखिए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए आरएनए किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उनका आपस में पॉलीमराइजेशन होना, डीएनए जो है यानी जो न्यूक्लियोटाइड है उसका आपस में पॉलीमराइजेशन होना। तो यहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं हम लोग डीएनटीपी। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है, टाइड नहीं है, क्योंकि टाइड अगर होता तो सिर्फ एक फॉस्फेट होता। न्यूक्लियोटाइड में सिंगल फॉस्फेट होते हैं, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोसाइड है और उसके साथ 3 फॉस्फेट है, तो डीएनटीपी। और ये 4 तरह का होता है, डीएटीपी, दूसरा है डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। हो गया, ये 4 तरह के हैं, तो उसी को कहते हैं डीएनटीपी। ओके, तो ये 4 तरह के डीएनटीपी की जरूरत पड़ेगी, इन्हीं का पॉलीमराइजेशन आपस में होगा। थर्ड में देखो, एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। प्राइमर, आरएनए प्राइमर विथ फ्री 3 एंड OH ग्रुप, यानी उसके पास उसके 3 एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो या ग्रुप को बाहर लिख देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फोर्थ में देखिए, आरएनए प्राइमेज, बस रिक्वायरमेंट अभी लिखते चलिए, किसका कहां पर क्या रोल आएगा वो सब आपको एक एक बात मैं समझाने वाला हूं। आरएनए प्राइमेज 4 हो गया। अब 5th में आइए, आरएनए प्राइमेज के बाद में, चलो मैं इसको ऊपर भी लिख दूं या हो जाएगा, चलो दिखाई देगा आपको। आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज के बाद में नेक्स्ट जो आएगा इसमें वह हो जाएगा, आप ऊपर लिखता हूं क्योंकि ये अभी ज्यादा लंबा रहेगा थोड़ा, ठीक है। चलो, आरएनए प्राइमेज, फिफ्थ पॉइंट ऊपर आता हूं मैं। तो ये हो गया 5th पॉइंट। आरएनए प्राइमेज, ओ प्राइमेज है नीचे। प्राइमेज के बाद डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए अनवाइंडिंग
प्रोटीन, एंजाइम कहो, प्रोटीन या फिर एंजाइम लिखते हैं, एंजाइम। डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम यूकारियोट में दो होते हैं। ओके, तो अगर हम कहें तो यूकारियोटिक कहीं लेके चल रहे हैं तो यूकारियोट में सबसे पहले एक होगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम और दूसरा होगा डीएनए टोपोआइसोमेरेज, या सिर्फ उसको टोपोआइसोमेरेज भी बोल सकते हैं, टोपोआइसोमेरेज हो गया अनवाइंडिंग एंजाइम। फिर उसके बाद में एसएसबी प्रोटीन यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आके जब डीएनए के धागा सेपरेट होते हैं, यहां पे ये दोनों सेपरेट हुआ ना बेटा, तो इधर इस तरह से बाइंड करेगा, इस तरह से बाइंड करेगा ताकि ये दोनों फिर से ना जुड़ जाए। इसी को कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। ओके, अब इसके बाद में देखो एसएसबी प्रोटीन हो गया, उसके बाद में आता है आपका फिर डीएनए डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए लाइगेज, ज्वाइन डीएनए, जो क्या करता है डीएनए की ज्वाइनिंग कराता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, या पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आप सोच रहे होंगे कि तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होता है क्या? होता है, वो वायरस में होता है। जो आरएनए वाला वायरस है वो अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, तो वहां पर आता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और यहां पर डीएनए से डीएनए बनता है इसलिए उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब यूकारियोटिक सेल में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप्स के हैं। कितने? हाउ मेनी टाइप्स? तो 5 टाइप्स के हैं भाई। कौन कौन से हैं? तो डीएनए आप पॉलीमरेज 1 सिंपल में लिख सकते हैं पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज जो है वह होते हैं किसमें भाई? तो ये होता है आपके यूकारियोटिक सेल में। ओके, अब इस सब का अपना अलग अलग एक्टिविटी है। अल्फा का अलग रोल है, बीटा का अलग रोल है, गामा का अलग रोल है, डेल्टा का अलग रोल है और एप्सिलॉन का अलग रोल है। ठीक है, तो जैसे अल्फा इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में काम आता है, बीटा रिपेयर में काम आता है, तो यहीं पर लिख देंगे इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, बीटा डीएनए रिपेयर के लिए, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, फिर गामा, गामा जो है फॉर गामा माइटोकॉन्ड्रियल के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर। फिर जो है वह डेल्टा, डेल्टा जो है वह रेप्लिकेशन एक्टिविटी जो मेन होता है उसके लिए है, और एप्सिलॉन हेला जो सेल होते हैं ना, कैंसर में आया होगा आपको, तो पॉलीमरेज एक्टिविटी, और ये पॉलीमरेज एक्टिविटी इन हेला सेल्स। तो ये पांचों का यहीं पर देख लिए।
सब रोल आएगा। क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ रही है? इसका नाम पॉलीमरेज क्यों पड़ा? क्योंकि पॉलीमराइजेशन करने का, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम जो है वह डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो पॉलीमराइजेशन मतलब लंबा चेन बनना। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुटेगा तो लंबा स्ट्रैंड बनेगा, तो पॉलीमराइजेशन उसी को कहें। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। किसका पॉलीमराइजेशन? तो डीएनए का, इसलिए एएससी लगा के डीएनए पॉलीमरेज नाम पड़ गया इसका। डीएनए लाइगेज मतलब लाइगेज जो है हमेशा जोड़ने वाला एंजाइम होता है। तो डीएनए से डीएनए को जोड़ने के लिए एक छोटा सा डीएनए का धागा है, एक बड़ा दूसरा डीएनए का धागा है, दोनों धागे को जोड़ेगा। तो जोड़ने के लिए यहां पर जो एंजाइम चाहिए वह है डीएनए लाइगेज। और अनवाइंडिंग एंजाइम, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले दोनों सेपरेट होंगे, यानी उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तोड़ने वाला काम जो है वह अनवाइंडिंग एंजाइम करता है। ओके, अब आइए यहां पर ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा किसके लिए है? तो ये कार्योटिक सेल के लिए है। उसी तरह अगर बात करेंगे आप प्रोकारियोट के लिए, कि प्रोकारियोट में तो सारा चीज सेम होगा, बस एक दो जगह चेंजेस आएंगे। इन प्रोकारियोट्स, किसमें? तो इन प्रोकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स में क्या होगा? प्रोकारियोट में वो सारा चीज सेम चलेगा, एसएसबी प्रोटीन। बस पहला डिफरेंस जो है वह अनवाइंडिंग के लिए है। अनवाइंडिंग एंजाइम जो है वो इसमें डीएनए हेलिकेज होता है, सॉरी डीएनए गायरेज, उसका नाम है डीएनए गायरेज। और दूसरा डिफरेंस, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, लाइगेज वहां पर भी आएगा, एसएस भी आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कितने टाइप्स के हैं? वह 3 टाइप्स के हैं। ओके, कितने टाइप्स के हैं वह? तो 3 टाइप्स के हैं। जैसे पोल 1 यानी डीएनए पॉलीमरेज 1, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पोल 2 एंड पोल 3। ऊपर लिख देता हूं, डीएनए पोल 1, पोल 2 एंड पोल 3। और डीएनए पोल 3। पोल 3 इज द मेन एंजाइम, यानी डीएनए पोल 3 जो है वह मेन एंजाइम होता है। किसके लिए? तो पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए है, या फॉर रेप्लिकेशन। मेन एंजाइम इन बैक्टीरिया फॉर रेप्लिकेशन। तो पोल 1 और पोल 2 का काम क्या है भाई? तो पोल 1 एंड पोल 2 जो है, यानी पोल 1 जो है वह ये आरएनए को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के रूप में करता है। तो ये यानी जो आरएनए प्राइमर आया है उसको निकालने का काम करता है। हो सकता है कि हमारा अभी का स्टार्टिंग का ये लेक्चर इतना दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन बस इतना समझो कि अभी रिक्वायरमेंट को लिख लो नोटबुक पे। आप जितना भी रिक्वायरमेंट यहां पर लिखा रहे हैं, हम एक बार बोल के कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग में चला जाए बात, लेकिन क्योंकि ये सारा चीज अभी आगे का है, लेकिन हम उसको यहां पर एक बार एक जगह कलेक्शन करके दे रहे हैं ताकि आपको नोटबुक में वो सारा चीज याद करने में सुविधा हो। बुक में नहीं मिलेगा आपको इस तरह से, लेकिन हम एक कॉलम बना दिए कि यूकारियोटिक में क्या क्या जरूरत पड़ता है, प्रोकारियोटिक में क्या क्या जरूरत पड़ता है, और बुक में जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन लिखाते चला जाएगा आपको उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पर है। हम ऐसा नहीं किए ताकि आपको दोबारा जब रिपीट कराएं तो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ओके, तो इसीलिए डोंट बी पैनिक, ट्राई कीजिए, हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलीमरेज 1 यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पोल 1 प्रोकारियोटिक सेल का ये एक्सोन्यूक्लिएज फॉर आरएनए, आरएनए प्राइमर को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो
प्राइमर क्यों जरूरत है वहां? तो डीएनए रेप्लिकेशन जब आरएनए का एक 10 न्यूक्लियोटाइड का बनता है आरएनए वहां पर पहले, तब डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है। तो उसी को निकालने का काम जो है वह पोल 1 करता है। ओके, पोल 2 का काम क्या है? तो यह डीएनए रिपेयर करता है। हो गया रिक्वायरमेंट पूरा। किसका किसका? तो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया डीएनए, ये सॉरी यूकारियोटिक सेल का, साथ ही साथ प्रोकारियोटिक सेल का। यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल दोनों का ये आपका रेप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट हो गया। अब इसके बाद में देखिए, तो भैया डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे क्या है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता कैसे है। चलिए वो भी देखते हैं हम लोग कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना आसान नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, दोनों बात है। समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और लापरवाही करेंगे तो सब ऊपर से गुजर जाएगा। रफाल की तरह, जो इंडिया में अभी आया है रफाल, उसके जैसा एकदम सुपरसोनिक स्पीड से निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में उन्हीं को आएगा जो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और नहीं समझ में उन्हीं को आएगा जो थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए इन सब बातों से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वह कौन से फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। एक सेल में रेप्लिकेशन कितनी बार हो सकता है? एक सेल में रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, 1 सेल में रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम हो सकता है। देखिए, तो अब रेप्लिकेशन यानी हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन जो है एक सेल में कितनी बार, कहां, क्या, कब होता है। तो कहते हैं कि रेप्लिकेशन occurs at S phase in cell cycle। रेप्लिकेशन जो है वो सेल के एस फेज में ही मिलता है, होता है। ओके, फिर उसके बाद में रेप्लिकेशन occurs only 1 टाइम इन ए सेल। अब ऐसा क्यों भाई? रेप्लिकेशन एक सेल में एक ही बार क्यों होता है? जनरली, नॉट स्ट्रिक्टली, बट मोस्टली जो है एक सेल में एक ही बार होता है। क्या? तो रेप्लिकेशन अकर्स ओनली 1 टाइम इन ए सेल। कैसे? आप क्या देखे थे बेटा? आप देखे थे G1 फेज। G1 फेज के बाद में क्या आता है? एस फेज, और एस फेज के बाद में G2 फेज, G2 फेज के बाद में M फेज, और फिर से G1 फेज। अब आप देखो, यह कोई एक सेल आया है और इस सेल में यह डीएनए है। तो जब एस फेज में यहां पर सेल आएगा तो उसमें डीएनए से डीएनए 2 डीएनए बन गए। फिर G2 फेज में तो कुछ नहीं होगा, उसमें प्रोटीन बनते हैं, तो यहां पर डीएनए से डीएनए इस तरह से बन गया। लेकिन जब यही सेल अब M फेज में आएगा, तो यानी ये G2 से M फेज जब आएगा तो यह M फेज में क्या होगा? M फेज को जब पूरा करेगा तो यहां से 2 सेल बन जाएगा। ये दोनों डीएनए सेपरेट हो गए, जिसे आप क्रोमोसोम के रूप में कह रहे थे कि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। सेल डिवीजन में यही पढ़े थे ना आप, एक बार फिर से रिवीजन कर लो सेल डिवीजन का। तो अब तो ये सेल में से दोनों, ये डीएनए अलग हो गया, ये डीएनए अलग। तो रेप्लिकेशन के बाद में इस सेल में तो एक ही बार रेप्लिकेशन हुआ, जिस सेल में रेप्लिकेशन हो गया वो सेल डिवाइड कर गया, फिर से ये सेल इसी साइकिल में जाएगा, बढ़ेगा, फिर से इसी तरह होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रेप्लिकेशन अकर्स ओनली 1 टाइम इन ए सेल
मोस्टली, जनरली, कुछ भी वर्ड लास्ट में लगा दो, ठीक है। यानी अब कभी कभी क्या होता है कि चूंकि जेनेटिक्स आपने पढ़ लिया है तो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन आ जाता है। तो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन क्यों हो गया? दिस इज ड्यू टू द कि सेल डिवीजन हुआ, लेकिन सॉरी एस फेज में सेल से रेप्लिकेशन तो हुआ सेल में, लेकिन डिवीजन नहीं हो पाया। तो वो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन ड्यू टू कि रेप्लिकेशन 2 टाइम्स बट नो एम फेज, तो वह हो गया पॉलीप्लॉइडी। अब यहां पर ये बात तो देख ली हम लोगों ने। इसके बाद में देखो तो ये समझिए कि रेप्लिकेशन अकर्स ओनली 1 टाइम इन ए सेल, या जनरली ओनली 1 टाइम इन ए सेल लिख सकते हैं आप। यहां पर जनरली लगा देंगे वर्ड रेप्लिकेशन अकर्स जनरली ओनली 1 टाइम इन ए सेल। ओके, ओनली टाइम हो गया, ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम इन ए सेल मोस्टली। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो उसके पहले एक और पॉइंट लिख लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वह अगर यूकारियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस में होगा, प्रोकारियोटिक सेल है तो प्रोटोप्लाज्म में होगा, सॉरी साइटोप्लाज्म में होगा। रेप्लिकेशन occurs in nucleus in eukaryotic cell but in prokaryotic cell साइटोप्लाज्म। ओके, तो प्रोकार्योटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, यूकारियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है ये रेप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए, अब आप कहते हैं कि रेप्लिकेशन इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग process, highly energy consuming, replication is highly energy consuming process but it does not depends on mitochondria for रेप्लिकेशन एक हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी रेप्लिकेशन होने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी का सोर्स सेल में कौन है? रेप्लिकेशन तो सभी सेल में होंगे, एक ही बार होगा लेकिन होगा तो वो एनर्जी के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपना एनर्जी खुद रिलीज कर लेता है। तो कैसे कर लेता है वो अपना एनर्जी? क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आखिर वो अपना एनर्जी कैसे रिलीज कर रहा है? क्यों एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, तो जब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में जुटेंगे तो बॉन्ड बनेगा। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड कहीं भी अगर बन रहा है तो एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो एनर्जी कहां से आएगा? तो वह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से न लेकर के वह एनर्जी खुद बनाएगा। और वो कैसे बनाएगा ये चीज को हम लोगों को यहां पर देखना है। ओके, तो देखो इसके लिए एक इसी में एक टॉपिक देते हैं हम लोग, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ओके, इसी टॉपिक में है डीऑक्सी। या तो आप एरो देकर के कर दिया है, एक छोटा सा हेडिंग इसी में देकर के इसके बारे में देख लीजिए कि क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ओके, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है वह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में फ्री फॉर्म में होता है। ये हमारा सेल हुआ और ये सेल का हमारा न्यूक्लियस हुआ। ओके, थोड़ा और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं हम, अभी जरूरत है बड़ा बनाने की। तो देखो हम यहां पे इतना बड़ा इसका न्यूक्लियस बना दिए।
न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है वो फ्री फॉर्म में होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो आप सोचोगे सर इसमें कैसे प्रेजेंट हुआ? दो तरीका है, या तो डाइजेशन के थ्रू, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा फाइनली? न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम आया था डाइजेस्टिव जूस में, तो वो क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड फिर टूटता है न्यूक्लियोसाइड में। ऑब्वियस सी बात है। तो ये सेल जो है या तो वहां से लेगा या खुद भी बना सकता है। तो इस सेल के अंदर में फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी एडिनाइलेट, जो हम आपको नाम लिखवा चुके हैं। किसका? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का आपको नाम पूरा लिखवा चुके हैं। इसी को कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। हो गया ना भाई? ये फ्री फॉर्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। अब ये एक्टिव होंगे। एक्टिव कैसे होंगे? कि इसमें जो है +2 फॉस्फेट आके ऐड होगा, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही +2 फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा। तो एक फॉस्फेट इसमें पहले से, मोनोफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट है प्लस 2 फॉस्फेट और आके जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट हो गया। अब समझ में आ रही बात? तो इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बात को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि ये जो आपका फ्री फॉर्म में है इसमें 2 फॉस्फेट जुटेगा तो ट्राई हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं इसको, लिखिए तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड occurs free in the nucleoplasm, occurs free inside the nucleoplasm, occurs free inside the न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में फ्री फॉर्म में जो है वह प्रेजेंट होता है। ओके, और ये कितने टाइप के हैं? विच आर 4 टाइप। कौन कौन? यहां पे दिखा चुके हैं। तो DAMP, DGMP, फिर DCMP और साथ ही साथ DTMP। ये चारों टाइप्स के हो गए, क्योंकि डीएनए में 4 ही की जरूरत है, एडिनोसिन, गुएनोसिन, साइटिडीन और थाइमिन, सबका डीऑक्सी फॉर्म, और उसमें एक फॉस्फेट जुटा है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है, तो पूरा नाम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो चारों न्यूक्लियोटाइड का यहां पर नाम आपको हम दे दिए, जो ये 4 टाइप्स के हैं। ओके, अब यही जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर विच आर कन्वर्ट इनटू डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट with the help of energy and phosphorylase। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम और एनर्जी की मदद से ऐसा होता है। तो क्या होता है भाई? इसी चीज को हम आपको दिखा रहे हैं कि होता क्या है आखिर इसमें। तो ये देखिए क्या होता है। कौन कौन से थे? DAMP प्लस DGMP प्लस DCMP और प्लस DTMP, ये चारों हैं। और इन चारों में तो जो भी बनना है तो +2H3PO4, यानी 2 फॉस्फेट किसी में भी आके जुटेगा। जैसे DMP है, +2 फॉस्फेट आके जुटा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
तो अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एएमपी है तो किसमें, एटीपी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आ रही है। फिर सबका टी हो जाएगा, जी एम के जगह पर टी, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट हुआ है। एक फॉस्फेट यहां पर पहले से और दो फॉस्फेट ये जुटेगा तो कितने, 3 फॉस्फेट, यानी 1 प्लस यहां पर 2 है, 2, ये कितने हो जाएंगे, इसमें 3 फॉस्फेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बात को याद रखो, इसीलिए इसका नाम ट्राइफॉस्फेट पड़ा है। तो ये हो जाएगा डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी हो गया चारों का नाम। तो डीऑक्सी एडिनोसिन, 1-2 का लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको चारों का नाम लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, डीऑक्सी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। हो गया, चारों का नाम बता दिया आपको मैंने, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। ओके, अरे सब में ट्राइफॉस्फेट जोड़ना है, सिर्फ डीऑक्सी सब में रहेगा, डी फॉर डीऑक्सी। अब टीपी, टीपी का मतलब ट्राइफॉस्फेट, तो जी फॉर गुएनोसिन, सी फॉर साइटिडीन, टी फॉर थाइमिडीन। हो गया चारों का नाम। तो अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। किसी एक का स्ट्रक्चर बना के आपको हम दिखा देते हैं, किसी भी एक का। किसी एक का मतलब चलिए देख लीजिए। तो ट्राइफॉस्फेट है अगर, तो यहां पर यह इस तरह से हो जाएगा, ओ पी और पी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ माइनस, फिर ओ प्लस CH2, थर्ड पे OH ग्रुप आ गया। और अब यहां पर क्या जोड़ दोगे आप, अगर आप यहां पे नाइट्रोजनस बेस कोई भी जोड़ दो, एडेनिन को अगर जोड़ दिया तो वो हो जाएगा ATP। अगर यहां पर आपने एडेनिन को जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम DATP। ओके, अगर आपने यहां पर G जोड़ दिया है, इसकी जगह पर, A की जगह पर आपने क्या कर दो, आप A की जगह पर आपने यहीं पर G कर दिया, तो इसका नाम DGTP, क्योंकि 3 फॉस्फेट है, 1 2 3, और यहां से यहां का जो पार्ट है वह पायरोफॉस्फेट है। ये जो पार्ट है ये यहां से यहां, ये कहलाता है पायरोफॉस्फेट। यहां से यहां का पार्ट पायरोफॉस्फेट। अब क्यों सारा बात बता रहा हूं मैं, पहले एक जगह फोकस कर लीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा, GTP। अगर इसी के जगह पे आप क्या ऐड कर दो, G के जगह पर अगर आप यहां पर C ऐड कर दो, A के जगह पे G कर दो, या यहां पर C कर दिए, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, DCTP। अगर यहीं पर फिर क्या ऐड कर दो, T, यानी थाइमिन अगर आ गया, क्योंकि कभी भी पीछे का पूरा स्ट्रक्चर हम इसलिए बोले थे बार बार रिवीजन करने के लिए, कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच होता है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4, और ये 5 नंबर कार्बन CH2। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होगा उसका नाम ये हो जाएगा। अगर A आके अटैच हुआ तो DAMP, अगर सॉरी AMP नहीं, DATP। अगर यहां पर G आके अटैच हुआ तो GTP, ठीक है, जो लिख दिए हैं। अगर C अटैच हुआ तो DCTP, और T अटैच हुआ तो DTTP। हो गया, जो अटैच कर दो उसका वो नाम हो गया।
अब यही ये चार तरह के होते हैं, इसी को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो अगर ये हो गया है तो एनर्जी के लिए यह माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? पहले तो ये बना, अब माइटोकॉन्ड्रिया पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, अब ये समझना है। तो जैसे ये बना है और इसको बनने के लिए यहां पर क्या चाहिएगा, ठीक है? तो चलो यहां पर हम लिख के दिखा देते हैं। तो प्लस ये, तो क्या बना है, यहां पर ये सारा चीज बना है। तो इसको इस तरह से आप दिखाएंगे, एरो को थोड़ा बड़ा कर देंगे हम लोग, यहां से ये ऐड हो गया, ये और प्लस ये चारों में प्लस 2, तो यहां पर कौन सा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम प्लस एनर्जी, तब बन जाएगा, वही चीज लिख देना है, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीएमपी, सॉरी टीटीपी, हो गया चारों का नाम। तो जब यहां से ये बनने में एनर्जी लग रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में काम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्स में जब ये आएगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब पॉलीमराइजेशन होता है तो फिर से वही काम, जो टीएटीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है डीएएमपी में पॉलीमराइजेशन के समय। तो जब एनर्जी लगा है तो रिवर्स में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी से पॉलीमराइजेशन कर लेगा, वो वहां पर आपको दिखाएंगे। अभी कुछ नहीं समझे तो बस इतना याद रखो, जब पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे तो वहां पर हम समझा देंगे कि कैसे ये, बस इतना याद रखो कि ये न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट और जुड़ गया तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो गया। और न्यूक्लियोसाइड वहां पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में जब एक फॉस्फेट होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड, और एक से ज्यादा हो गया तो उसको न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड पेंटाफॉस्फेट, कुछ भी बोल सकते हैं। एक से ज्यादा हो गया, जितना फॉस्फेट हुआ उतना जोड़ना पड़ेगा, तब न्यूक्लियोसाइड होगा। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट और एक पेंटोस सुगर, बस ये यहां तक की बात हो गई एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। ओके, इसके बाद में देखो, अब एक चीज हम लोगों को देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा एक सीक्वेंस, एक पार्टिकुलर जगह से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरी सीक्वेंस या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट दे देंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में देखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि जिस पार्टिकुलर डीएनए के जगह से, मान लो बेटा कि ये डीएनए है, ओके, और डीएनए के इस जगह पर एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है, तो इसी का नाम है ओरी सीक्वेंस। ओरी सीक्वेंस कहने का मतलब इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी जब भी रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहां से नहीं होगा। जहां पे ओरी सीक्वेंस होता है वहीं पर डीएनए से डीएनए बनता है, जहां पे नहीं होगा वहां से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसमें अगर इधर है तो इसमें भी इधर रहेगा। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हर डीएनए में जो भी डीएनए का धागा है, जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है, उसमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो कहते हैं रेप्लिकेशन बिगिंस एट, थोड़ा डायग्राम को मैं मिटा दूं, अब समझ गए। तो कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन begins at a particular
particular site called origin of replication और ओरी सीक्वेंस, या इसी को कहते हैं ओरी सीक्वेंस। प्रोकार्योटिक सेल में आपको नहीं जानना है उतना, ऐसे जनरली प्रोकार्योटिक सेल में लगभग 250 बेस पेयर का ओरी सीक्वेंस होता है, उतने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या उसी को कहते हैं ओरी सीक्वेंस। अब बैक्टीरिया या वायरस में जनरली ओनली वन ओरी सीक्वेंस होते हैं। तो कहते हैं बैक्टीरियल और वायरस हैव जनरली वन ओरी साइट या ओरी सीक्वेंस, सो इट इज सिंगल रेप्लिकॉन, इसीलिए उसको सिंगल रेप्लिकॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंगल रेप्लिकॉन। बट इन यूकारियोट have multiple ओरी साइट, so it is multi replicon, इसलिए ये कैसे होते हैं? तो ये मल्टी रेप्लिकॉन वाले होते हैं। और वो जो है प्रोकारियोट, वो कैसा है? तो वह सिंगल रेप्लिकॉन वाला है। ओके, तो ये मल्टी रेप्लिकॉन और वो सिंगल रेप्लिकॉन का। यहां तक कि ये बातें समझ गए बेटा? अब ये इसमें के ये सब बात कंप्लीट हुई। अब आप हेडिंग देंगे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट इन 3 मेन स्टेज। डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट्स इन 3 मेन स्टेज। ये अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन मैकेनिज्म अब चलेगा। तो कहते हैं रेप्लिकेशन completes in 3 मेन स्टेज। आपके बुक में इस तरह से नहीं दिया होगा, डोंट बी पैनिक। बुक का समझाने का स्टाइल अलग है, हम आपको अलग सिंपल वे में इसको करके बताएंगे। ओके, और ऐसे भी जब आगे जाएंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेज में पूरा होता है। एक स्टेज का नाम है इनिशिएशन, दूसरे स्टेज का नाम है एलोंगेशन और तीसरे स्टेज का नाम है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो क्या टर्मिनेशन मतलब लास्ट काम हो गया। अब देखते हैं बारी बारी तीनों में क्या क्या काम होता है। पहले समझने का काम इसमें बहुत अच्छे से करना होगा, तब आप पूरी चीजों को देख सकते हैं क्या है नहीं है। ओके, अब जो भी रिक्वायरमेंट हम लिखे थे वो एक्चुअल में यहां पर काम आएगा। चलिए देखते हैं तीनों स्टेज का काम। तीनों स्टेज देख लिए, लिख दिए, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब देखिए तीनों में क्या क्या है। समझो कि ये डीएनए का धागा है, ये डीएनए है। ओके, ये डीएनए है और डीएनए में इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलो, दिस इज द डीएनए। ओके, इस डीएनए के ऊपर में अब ये डीएनए को अगर रेप्लिकेशन करना होगा, जब ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जाएगा तो यह डीएनए के ऊपर डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम, कौन कौन सा था? डीएनए अनवाइंडिंग एंजाइम, दैट मींस की डीएनए हेलिकेज। तो ये डीएनए के ऊपर में जो डीएनए हेलिकेज, यहां पर यह समझो कि यह एक एंजाइम आया,
ये एंजाइम डीएनए हेलिकेज है। ये क्या करता है? यह ब्रेक करेगा किसको? ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो इधर का मान लो इधर ए है और इधर टी है, दोनों कैसे ज्वाइंट है आपस में? तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर इस बॉन्ड को तोड़ देगा यह, तो ये क्या करेगा? जब एक्शन करेगा इसके ऊपर तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो जब डीएनए हेलिकेज, सबसे पहले डीएनए हेलिकेज आके अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करेगा, पहला काम। तो जो डीएनए है अब वो कैसा होगा? तो अनवाइंडिंग होने की वजह से यह डीएनए जो है वह इस तरह का हम लोग दिखाएंगे इसको, ओके। और यहां पर ये जुटा हुआ है, यहां पर है, ठीक है। और ये टूट करके अलग हुआ है, टूटा नहीं है, मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए। क्यों? ड्यू टू ब्रेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब और यहां पर किसके वजह से हुआ है? तो यहां पर डीएनए या हेलिकेज आया हुआ है। दो धागा को आपस में खूब मिक्स कर दो, जब उसको ओपन करोगे तो एक अलग सा कॉइलिंग या जो टेंशन है वो इंड की ओर, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो उसी टेंशन को, ये जब दोनों धागे जब आपस में इस तरह से लपेटे हुए हैं और दोनों धागे को ऐसे खींचेंगे तो एक एक्स्ट्रा टेंशन जो है ऊपर की ओर जाएगा, यानी एंड पॉइंट की ओर। तो एंड पॉइंट की ओर जाएगा तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए कौन आता है? तो वहां पर आता है टोपो आइसोमेरेज। दोनों डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन देख लिए, एक का नाम हेलिकेज बोले थे और दूसरा टोपो आइसोमेरेज। तो जो एक्स्ट्रा टेंशन आता है उस एक्स्ट्रा टेंशन को रिलीज करने के लिए, जो एक्स्ट्रा टेंशन है उस एक्स्ट्रा टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमेरेज या एंजाइम आ गया, टोपो आइसोमेरेज, ओके। कौन एंजाइम? तो टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है? रिलीज सुपर क्वाइलिंग और टेंशन, जो एक एक्स्ट्रा टेंशन ऊपर की ओर होगा उसको रिलीज करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि वाई शेप का स्ट्रक्चर बना, दिस इज वाई शेप स्ट्रक्चर, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये क्या है? यही है बेटा रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या हो गया? ये हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क। अब मान लो कि ये जो डीएनए का धागा है एक 3 से 5 एंड, तो दूसरा क्या होगा? अपोजिट 5 to ये, ठीक है। एक इधर 3 to 5, तो दूसरा एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये एंटी पैरेलल इधर से इधर की ओर हो गया। अब इतना जब काम हो जाता है तो उसके बाद में यहां पर सबसे पहले लगभग 10 से 10 न्यूक्लियोटाइड का ये आरएनए प्राइमर आता है दोनों तरफ। अगर धागा अभी यहां तक खुला है तो इसके 3 एंड पे यहां और दूसरा इसका यहां, दिस इज आरएनए प्राइमर। आगे आरएनए प्राइमर कहां तक? दोनों के 3 एंड पे। इसका 3 एंड इधर है तो ये भी तो 3 एंड ऐसे आ रहा है, तो इधर की ओर 5 एंड है तो इधर की ओर क्या हो जाएगा? 3 एंड। तो एट द एंड पॉइंट ऑफ 3 एंड ऑफ द ऑन द अनदर स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड के इधर और इस स्ट्रैंड दोनों जगह प्राइमर आ गया। तो वही कह रहे हैं कि आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर का मतलब लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए है। तो आरएनए प्राइमर इसलिए नाम प्राइमर का मतलब दीवार वगैरह पेंट होती है तो पहले क्या करते हैं? नया मकान होता है पहले उसके ऊपर प्राइमर मारते हैं, देन आफ्टर उसके ऊपर एक्चुअल में एनामेल या पेंट लगाते हैं। तो प्राइमर का मतलब सबसे पहले वाला। तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होना है डीएनए का, तो उसके लिए पहले 8-10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर का पॉलीमराइजेशन किसकी मदद से? तो जो आरएनए प्राइमेज, वह जो एंजाइम दिखाए थे
तो पहले आरएनए का लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड का यहां पे आरएनए बनता है, और आरएनए कैसा बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। यहां पे जो डीएनए होगा उसका जस्ट अपोजिट, अगर इधर ए है तो इधर टी की जगह पर यूरासिल आ जाएगा, अगर इधर सी है तो यहां पर जी आ जाएगा। समझे बात को? तो ये आरएनए प्राइमर का, लेकिन दोनों के बीच में अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, अभी क्या बनेगा ही नहीं, बस प्राइमर आके यहां पर हो गया। अब दूसरी बात को देखिए, दूसरी बात, जब आरएनए प्राइमर लगभग 10 बेस पे ऐसी 10 न्यूक्लियोटाइड का बन गया है, देन आफ्टर, अब इसके ऊपर, और हां एक चीज तो अभी हम बोल, जब यहां पर दोनों धागा सेपरेट हुआ है तो यहीं पर आकर के एसएसबी प्रोटीन अटैच हो जाता है इसके ऊपर, इस तरह से। एसएसबी प्रोटीन क्यों भैया, ये हो गया एसएसबी प्रोटीन। तो क्यों एसएसबी प्रोटीन आके अटैच होगा, क्योंकि समझो कि दोनों धागा आपस में इस तरह से गुत्थम गुत्थी जुड़े हुए हैं, और धागे को जब खींचोगे तो खींचा जाएगा, जब छोड़ोगे तो वापस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर ये दोनों आपस में दोबारा जुटे नहीं, दोनों स्ट्रैंड, इसके लिए यहां पर इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, स्टेबलाइजिंग का काम करता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए एसएसबी प्रोटीन आ गया। समझ गए एक बात? और जब एसएसबी प्रोटीन आता है तब आरएनए प्राइमर बनेगा, किसके मदद से, आरएनए प्राइमेज से। और जब आरएनए प्राइमेज से आरएनए प्राइमर बन जाएगा, देन आफ्टर इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है तो वह क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और तब न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड में भी कौन सा, तो जो डीएटीपी बना था वो डीएटीपी आएगा। तो डीएटीपी जब आता है तो ये क्या करता है, ये 2pI प्लस यहां पर DAMP, तो दो फॉस्फेट। आप क्या जानते थे, एटीपी किसमें कन्वर्ट होता है, एडीपी प्लस पीआई में। तो जो पीआई में बनता था तो उससे क्या निकलते थे, एनर्जी निकला ना भाई। तो वही काम तो यहां हो रहा है, डीटीपी ट्राई फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया मोनोफॉस्फेट में, तो यहां पर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो निकलेगा उससे भरपूर मात्रा में इसको यानी एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी से यह बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देगा, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड के बीच में एनर्जी मिल गई। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं किया भाई, तो यहां पर अब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें असली खेल बाकी है। असली खेल कहने का मतलब, इतना तक पहले बात आप समझ गए, दिख रहा है आपको, इतना तक की बात समझने के लिए दिख रहा है, ओके, यह पूरा बात समझ गए, पहले इतना तक समझ गए आप। इतना तक में क्या क्या समझे, डीएनए हेलिकेज आएगा, दोनों धागा को सेपरेट करेगा, सेपरेट करने से जो सुपर एक्स्ट्रा कॉइलिंग या टेंशन क्रिएट होगा उसको टोपोआइसोमेरेज की ठीक करेगा। देन एसएसबी प्रोटीन आके अटैच हो जाएगा ताकि दोनों धागा आपस में जुटे नहीं। फिर उसके बाद आरएनए प्राइमेज की मदद से लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर बनेगा, और जो प्राइमर बनेगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फ्री 3 एंड OH ग्रुप होना चाहिए, यानी उसके पास, उस आरएनए प्राइमर के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा थर्ड एंड पे, ओके। क्योंकि थर्ड एंड पे जो फ्री होगा तो जो न्यूक्लियोटाइड पे 5 एंड पे क्या है, फॉस्फेट है, वो आगे इसके साथ बॉन्डिंग एस्टेब्लिश कर सके। ये है यहां तक का काम होगा, और तब फाइनल डीएनए पॉलीमरेज यहां पे आएगा। दोनों जगह जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर भी होगा। अब यहां पे भी क्या आ गया, इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज आ गया। अरे भाई ये देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आ गया। अब आरएनए पॉलीमरेज जब आ जाता है तो क्या होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज आ गया, तो जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। पॉलीमराइजेशन क्यों स्टार्ट होगा, पॉलीमराइजेशन इसलिए स्टार्ट होगा रे भाई कि रेप्लिकेशन हमेशा कैसे चलता है, रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स 5 to 3 एंड। किस एंड में, ये 5 to
3 इंड पे, तो 5 से 3 इंड जाएगा, तो इस स्ट्रैंड को, इधर वाले धागे को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीड करता है, और इधर वाले को हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, और इधर जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इधर डिसकंटिन्यूअस होता है, इधर कंटिन्यूअस। तो जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो इसको कहते हैं, इस स्ट्रैंड को क्या नाम दे देंगे अब हम लोग? इस स्ट्रैंड का नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड का नाम लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डीएनए बनते हैं, इस स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी का नाम है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। व्हाट इज नेम? तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही खोजा था ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा भाई? ये भी कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो सकता है? पहला क्वेश्चन कि व्हाई लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस। पहला बात, क्वेश्चन नंबर याद कीजिए, क्या क्या हम पूछ रहे हैं, आपका रिप्लाई आना चाहिए कि लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। दूसरा बात, ये छोटा छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट क्यों बना? जैसे ये कंटिन्यूअस जा रहा है, ये भी कंटिन्यूअस होता, यानी ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्यों बना? और तीसरी बात कि ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने हैं, तो दोनों के बीच में गैप होगा, तो जो गैप है, इस गैप को कंटिन्यूअस बनाने का काम कौन करेगा? आई हैव 3 क्वेश्चन। 1 कि व्हाई लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कि द स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ strand on lagging strand is called Okazaki. Then why it is a small fragment? तो Okazaki fragment ही क्यों बना? ये भी कंटिन्यूअस होता। और तीसरा बात, ये जो दो Okazaki फ्रैगमेंट या ये सभी Okazaki फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? ओके, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आप सोच रहे होंगे आपको ये अभी लिखना नहीं है, अब सीक्वेंस में हम आपको लिखाते चलेंगे। पहले एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब जब फाइनली इस तरह से रेप्लिकेशन होते चला जाएगा, लास्ट ये एंड पॉइंट आएगा यहां पर, ये ऊपर की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, और फाइनली जब बढ़ते बढ़ते ये क्या होगा, यहां तक डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और इसका यहां से यहां तक हो गया। ओके, तो फाइनली जो इधर से यहां पर जो इस तरह से आया था, ये इस तरह से ये क्या होगा, यहां से रिलीज कर जाएगा, और इसमें यहां से रिलीज कर जाएगा। तो टर्मिनेशन इसी को कह दिए। तो इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब ये तीनों पार्ट को सिर्फ हमें लिखाने का काम है, और लिखाने के पहले जो पूरा प्रोसेस जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखाते चले जाएंगे। कल आपको एक चीज और हम समझाएंगे अलग सा कुछ करके, ताकि आपको इसका आंसर उससे आपको मिलेगा। पहले दिमाग दौड़ाओ कि आखिर ऐसा होता क्यों है, एंड गिव मी रिप्लाई। मैं आपका रिप्लाई का वेट करूंगा कि कौन कौन से लोग, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिप्लाई आता है, जैसे कोरोना वायरस का पूछा था, कोरोना वायरस जो है वो कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है? अरे नेट पे देख लो, मोबाइल पे देख लो, अभी नया चीज है, आपके बुक में नहीं है। ओके, तो ये आरएनए वायरस में से एक है। ओके, चलिए, तो उसी तरह इसके मैं आंसर का आपका रिप्लाई का वेट करूंगा कि कितने लोग इसका रिप्लाई मुझे, गलत सही जो आपको लगता है, या बुक में खोजने की कोशिश करो, बट रिप्लाई भेजो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ तो अटेम्प्ट किया, तभी तो लगता है। अभी हमारे और आपके बीच में कनेक्शन कैसे होगा? आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं तो कर रहा हूं, आप डेली मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आप क्या कर रहे हो मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो उसके लिए आपके रिप्लाई की जरूरत होती है। तो प्लीज आप रिप्लाई कीजिए तो मुझे पता चले कि हाँ आप भी कुछ कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको
लिखेंगे और तब फिर से एक बार सारा चीज समझाते हुए चलेंगे आपको। अब लिखाते हुए और समझाते हुए एक बार फिर से मेन समझाने का काम आपको मैंने आज कर दिया, कल सिर्फ लिखवाने का मैं काम करूंगा इसको, और उसके आगे के टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।